नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान और मेरे साथ नए मेहमान मौजूद हैं जो आपको आपकी रहनुमाई के लिए हमने उन्हें मदऊ किया है। ख़ास तौर पर सेंट्रल लेवल जो जॉब्स होते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, वो कौन कौन से हैं, उनके लिए वो हम कैसी तैयारी कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे आज मोहम्मद उस्मान साहब से। रेलवे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और वो स्टेशन मैनेजर रह चुके हैं, तो उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट में किस तरह के जॉब निकल आए हैं, कौन इसके लिए अहलियत रखते हैं और क्या काबिलियत होना चाहिए तालीमी, और किस पोस्ट के लिए आप अहल हैं। तो सर, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। आदाब मुनीर साहब। आज मैं आपको अपने नाज़रीन को मैं ये दो नोटिफिकेशन के बारे में खुलासे से बताते हुए चलूँ। एक पहला नोटिफिकेशन ग्रेजुएट्स के लिए है, दूसरा नोटिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। पहला जो ग्रेजुएट्स के लिए जो नोटिफिकेशन आया वो है 5/2004 और दूसरा जो अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन आया है वो है 6/2024। ये दोनों नोटिफिकेशन टोटल 11,000 एंड ऑड पोस्ट के लिए आया है। 11,000 से ज़्यादा पोस्ट है इसके, और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। काफ़ी दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन आया है रेलवे में। रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहाँ पे तकरीबन 12 लाख मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, और इस नोटिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट्स जो भी हैं वो 4 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिया गया है। उसमें है सब में पहला जो इस पहली मरतबा जो नोटिफिकेशन आया है उसका, जो डायरेक्ट ओपन मार्केट से उसका रिक्रूटमेंट हो रहा, वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजरी पोस्ट है, अपेक्स ग्रेड में है। और इसके बाद है स्टेशन मैनेजर पोस्ट, और इसके बाद है गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके बाद है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और इसके बाद में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये पांचों पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, और इसके एज लिमिट है 18 to 36 ईयर्स। उमूमन इसकी उम्र है 33 ईयर्स है, लेकिन इस मरतबा इसको 36 किए हैं क्योंकि कोविड की वजह से, और 3 साल इसकी रियायत दिए हैं। और इसकी आखिरी तारीख है 13 अक्टूबर 2024। इसके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है अनरिज़र्व के लिए 500 रुपये, और उसमें 400 रुपये रिफंडेबल है जो आप CBT 1 एग्ज़ाम लिखेंगे। इसके कुल 2 एग्ज़ाम रहते हैं, CBT 1 CBT 2। CBT 1 लिखने के बाद आपको 400 रुपये वापस आ जाते। और रिज़र्व कैटेगरी के लिए, जिसमें माइनॉरिटी भी है, उनके लिए सिर्फ 250 रुपये फ़ीस है इसकी, और उसमें से बैंक चार्जेस माइनस होकर आपके पैसे भी वो रिफ़ंड हो जाते हैं जब CBT 1 अगर अपीयर हो गए तो। मगर ये सब में बहुत अच्छा मौका है। देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये है पहले नोटिफिकेशन के बारे में, 5/2024 का बताया मैं। और एक जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है वो है 6/2024। इसके पोस्ट हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क। ये जो पोस्ट आए हैं ये पूरे स्टेशनरी पोस्ट है, कोई आपको कहीं टूर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। अच्छा। लेकिन इसमें इंटरमीडिएट अगर जो भी लड़का हो या लड़की है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहना है। अगर कोई ग्रेजुएट है तो उनके लिए ऐसी कोई हद नहीं है, ग्रेजुएट्स इसके लिए किसी परसेंटेज की हद नहीं है, वो इसको भी अप्लाई कर सकते। ये इतना अच्छा मौका आया है कि ग्रेजुएट अगर है तो वो नोटिफिकेशन 5/2024 भी अप्लाई कर सकते हैं, 6/2024 भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इत्तेफाक से अगर +2 है और जिनके मार्क्स 50% है, जिनके स्कोर से 50% है, वो लोग ये चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरा खुलासा आपके सामने है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी जो क्राइटेरिया है उससे भी आप वाकिफ़ हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल करते हैं सर से हम। सर, ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि आप एज ए पोस्ट में स्टेशन मैनेजर रह चुके हैं, तो ये बताइए स्टेशन मैनेजर के जो फ़राइज़ क्या होते हैं और किन हालात से आप गुजरे हैं और किस तरह से जो है नौकरियों को दिया जाता है। ये मुझे सब बहुत अच्छा सवाल पूछे ये, क्योंकि बच्चे जब अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम उनको अवेयरनेस रहना चाहिए कि भाई क्या नेचर का जॉब है। जी हाँ। देखिए, स्टेशन मास्टर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है ये जी, और ये ग्रेजुएट्स के लिए है। पहले ये SSC के बेसिस पे होता था, लेकिन अब इसको ग्रेजुएशन बना दिए है। आप लोग स्टेशंस में देखे होंगे कि स्टेशन मास्टर काम करता है और सारा स्टेशन की जिम्मेदारी उसकी रहती है। जी।
और वहाँ का पूरा स्टाफ उनके अंडर काम करता है जी। और सारी पूरे ट्रेनें जो वहाँ से पास होती है वो उनकी जिम्मेदारी है, स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है उसको वहाँ से सेफ्टी से पास करना। अगर उसको अगर स्टेशन में ठहरा करना है तो उसके क्या रूल्स है वो रूल के तहत काम करना, ये सारी पूरी जिम्मेदारियां स्टेशन मास्टर के रहते हैं। और साथ में साथ आप ये भी देखे होंगे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये पहले गुड्स ट्रेन गार्ड बोलते थे, अब ये डिजिग्नेशन चेंज हो गया। अगर पैसा कमाना है तो ये सब में बड़ा अच्छा पोस्ट है। जैसे कि हम कहते हैं कि मालगाड़ी जो बोलते हैं, हाँ। मालगाड़ी में आखिरी डब्बे में आप देखे होंगे जो झंडी बताते रहते, वो है गार्ड साहब, और सब में ज्यादा पेमेंट उन्हीं की रहती है। अच्छा। लेकिन वो जॉब भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। देखिए वो एक जगह स्टेशनरी जॉब नहीं है, वो एक ट्रेन को एक स्टेशन से लेके फिर कम से कम 150-200 किलोमीटर तक फिर ट्रेन लेके जाते, फिर वहां पे चंद घंटे वो आराम करके फिर वहां से दूसरी ट्रेन लेकर आते। इस तरह से उनका रेगुलर ड्यूटीज रहते हैं, स्टेशनरी जॉब नहीं है वो। और उसके लिए मैंने समझता हूँ कि लड़कियों के लिए मुनासिब है, डिपेंड करता वो, लड़कियों के लिए उतना मुनासिब नहीं है, लेकिन चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी के 3 पोस्ट के लिए लड़के लड़कियां सब अप्लाई कर सकते हैं। खास करके मैं लड़कियों को ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों आप लोग अगर इंटरेस्टेड है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे इसके इस रेलवे डिपार्टमेंट में आप एक मरतबा अगर अपनी मेहनत से एक अगर ये जॉब पा लिए तो फ्यूचर आपका एक तो सिक्योर्ड है, दूसरा आपको प्रमोशन चांसेस बहुत अच्छे हैं यहाँ। अच्छा। बहुत अच्छे चांसेस है प्रमोशन के, और स्टेशनरी जॉब है, हर चीज की सहूलत है, हर चीज की सहूलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसीलिए तो सर ये बताइए कि नोटिफिकेशन के बेस पे क्या कितने पोस्ट रखे गए हैं और कौन से पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, या 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए? हाँ, ये जो 2 नोटिफिकेशन अलग-अलग है, तो इसमें 5/2024 के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन देना है और एक ही आरआरबी को देना है। अच्छा। कुल 18 आरआरबी है, लेकिन सबके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही आरआरबी को आपको देना है, ऑप्ट करना है। और उसमें ये चारों पोस्ट आप प्रेफरेंस के हिसाब से दे सकते हैं। एप्लीकेशन एक है लेकिन प्रेफरेंस आप चारों भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको पहला कमर्शियल सुपरवाइजर आपको पसंद है, आप पहला प्रेफरेंस दीजिए। अच्छा। दूसरा अगर आपको अकाउंट्स क्लर्क पसंद है दूसरा दीजिए, तीसरा सीनियर क्लर्क पसंद है वो दीजिए, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दीजिए। अब यहाँ पे लड़कों के लिए तो इसमें कोई हद नहीं है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। लड़कियों के लिए जरा देख लीजिए गार्ड ट्रेन मैनेजर का पोस्ट सूट होता है या नहीं, वरना बाकी के 3 पोस्ट आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा नोटिफिकेशन आया जिसके मिनिमम क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स, वो भी चारों आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके ये जो दोनों नोटिफिकेशन है, आप फर्स्ट नोटिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन देंगे, दूसरे नोटिफिकेशन के लिए अलग नोटिफिकेशन देंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे आपको, और यहाँ पे आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सर अब हम बात करें प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं आप, जैसे कि मल्टी पोस्ट इसमें रखे गए हैं, तो ये बताइए कि जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए? देखिए आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नेचर ऑफ जॉब, खैर वो तो बाहर है, जो आउटसाइडर्स है उनको तो उतनी तरह से मालूम नहीं रहता, इसीलिए मैं एक छोटा सा एक आइडिया बता दिया कि भाई स्टेशनरी जॉब है। अगर जो टूर पे जाना चाहते जाके कर सकते, कोई मसला नहीं है उनके लिए, तो उनके लिए जैसे गार्ड वगैरह वो पोस्ट यानी ट्रेन मैनेजर पोस्ट, वो उसके लिए बेहतर है। और इसमें चूंकि बच्चे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं इसमें, वो यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट दिए है नोटिफिकेशन 1 का, वो डिपार्टमेंटली ऑफिसर भी बन सकते। अच्छा। रेलवे में देखिए 4 कैटेगरी के मुलाजिमिन रहते हैं, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब जो नोटिफिकेशन आया है ये क्लास 3 ऑफिस, क्लास 3 पोस्ट है ये। क्लास 3 क्लास 4 दोनों नॉन गेजेटेड है। अच्छा। क्लास 2 क्लास 1 दोनों गेजेटेड है, और क्लास 1 जो रहता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यूपीएससी से। अच्छा। और क्लास 2 भी बोलते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर भी बोलते हैं, ये उमूमन डिपार्टमेंटल प्रोमोटीज रहते हैं। अच्छा। जैसे कि क्लास 3 से क्लास 2 के लिए तो अभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल रहते हैं उसको। अच्छा। 5 साल सर्विस, थोड़े एक सर्टेन ग्रेड रहता है, ग्रेड आने के बाद वो लोग एलिजिबल होते, और उस बुनियाद पे वो गेजेटेड ऑफिसर बनने के भी इम्कानात है, चांसेस है इसमें। जी नाज़रीन, बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए, अगर आपकी एज है जो इंटर पास है, आप 50% अबाव है या ग्रेजुएशन है, तो फ़ौरन अप्लाई करें। इस तरह के मौक़ों से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल जॉब जो है ख़ासतौर पर रेलवे की जॉब के लिए हम ये कहते हैं कि सफ़र भी है, रोज़गार भी है। जी बिल्कुल। इसमें देखिए जैसे आप बता रहे थे मुझे साहब
कि सफ़र से मेरे को याद आया कि इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं आपको रेलवे में, हाँ। मैं दो चार जो मेन है जो अहम है बताते करके चलो। पहला है, एक तो सिक्योर्ड जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा, जैसे मैं ऑलरेडी बता दिया आपको कि यहाँ पे प्रमोशन चांसेस भी बहुत है, आप पे डिपेंड करता। और तीसरे, मेडिकल फैसिलिटीज जी, खुद का एक रेलवे हॉस्पिटल है, सिर्फ रेलवे वालों के लिए है जी। उसके बाद आपको एक और सहूलत है, आप कश्मीर से कन्याकुमारी फ्री अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। सालाना 3 बार जी आप फ्री फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ आपको रहने के लिए वहाँ पे रेस्ट हाउसेस का भी इंतजाम है, उसको भी जो सो आप अवेल कर सकते हैं, उसका भी जो सो आप फायदा उठा सकते हैं उसका। ये सहूलतें हैं। इससे हटके और बहुत सारी सहूलतें हैं इसमें। तो सर हम बात करें, हम जो ऐसे कि नोटिफिकेशन के बेस पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट ऑफ रिजर्वेशन क्या रहेगा, कौन से लिए के कौन से कास्ट को जो है एलिजिबल करार दिया गया? देखिए यहाँ पे तो अब अनरिजर्व के बारे में तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। SC ST के लिए अलग है। OBC नॉन क्रीमी लेयर, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि DOPT एक डिपार्टमेंट है, उनकी एक लिस्ट है कि कौन से कैटेगरीज OBC में आते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। OBC नॉन क्रीमी का मतलब है जिनकी सालाना आमदनी जिस फैमिली की 8 लाख से कम है, वो लोग OBC में आते हैं। आप OBC सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए और OBC के तहत आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है 10% रिजर्वेशन है उसमें। साथ ही साथ एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके बारे में भी बहुत सारे कंडीशंस हैं कि भाई उनका भी सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा ना हो और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ना हो, 101 गज से ज़्यादा प्लॉट ना हो, वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ये जो कोई भी लड़का इन कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। ये बेहतर होगा आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट पहले हासिल कर लो। और ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट जो रहती है वो ईयरली बेसिस पर रहती है, यानी फाइनेंशियल ईयर का रहता हो। जैसे कि आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं, बस पिछले साल के अप्लाई जो सर्टिफिकेट है वही चलती है आपको, यानी एक मरतबा ले लिए तो हर साल चलने का ऐसा कोई इसमें चांसेस नहीं है। आपको जो है सो पिछले साल की सर्टिफिकेट अपने साथ रखना है, उसकी बुनियाद पे आप अप्लाई कीजिए और उसमें जो रिजर्वेशन है उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और उसमें चांसेस आपके बहुत है क्योंकि बहुत कम कंपटीशन रहता है उसमें। अब ये साथ ही साथ मैं ये भी बात बताते चलूँ कि देखिए, बच्चे ये सोचते कि भाई ये हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं क्या, इतने मार्क्स का है वो है, लेकिन लास्ट ईयर के मार्क्स में आपको ज़रा एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। साउथ सेंट्रल रेलवे RRB सिकंदराबाद के करीब 60 मार्क्स थे, 60% वाले सेलेक्ट हुए। अच्छा, मैक्सिमम बहुत अच्छा मौका है बहुत। और एक दूसरी बात है, जैसे कि मैं अभी बताया था कि आप एक ही RRB को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोई दूसरे स्टेट को भी जाके एग्जाम लिखना चाहते हैं तो एक है RRB साउथ वेस्टर्न रेलवे बैंगलोर जी, उसमें भी चांसेस बहुत है। चूंकि बैंगलोर कोई ज़्यादा दूर मुकाम नहीं है, आप लोग अगर सहूलत है जा सकते तो वहाँ लिखिए, वहाँ भी आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बहुत है। मेरे हिसाब से ये 2 रेलवेज आपको क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा है। तो नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए कि अगर आप बेहतर रोज़गार और बेहतर सफ़र और ऐसा जो है सिक्योर जॉब चाहना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई करें। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि CBT एग्ज़ाम है, तो CBT एग्ज़ाम क्या है इसमें और किसी की तैयारी हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, CBT 1, CBT 2 और CBT एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैं इसका थोड़ा सा खुलासा बता दूं क्योंकि आप सब बता रहे थे, बहुत अच्छा सवाल है आपका है। देखिए, CBT 1 ये क्वालिफाइंग के लिए रखे हैं, कॉमन एग्जाम है सबके लिए। जैसे आप CBT 1 में क्वालिफाई हो गए तो आपको CBT 2 के लिए बुलाते हैं। CBT 1 क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ 40%। अच्छा, सिर्फ 40% अगर आप सिक्योर कर लिए जी। और यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट को बुलाते। अच्छा, 1:15 ये हिसाब से बुलाते। आप 40% ला लिए, उससे ज्यादा भी अगर है, अगर आप वो 15 में अगर आ रहे हैं आप, तो आपको CBT के लिए क्वालिफाई हो, CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई हो गए। आप CBT 2 लिखेंगे। CBT 2 क्वालिफाई होने के बाद सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए CBT 2 के बाद CBT एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए। और अगर CBT एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ दिया जाएगा। ये है। और बाकी के जो पोस्ट है उसके लिए
एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट उनके लिए नहीं है, लेकिन जो टाइपिस्ट पोस्ट है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको, आप ज़रा गौर से इस चीज़ को सुनिए। जहाँ पे 4 पोस्ट है टाइपिस्ट के, एक है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये इनके लिए भी CBT 1 CBT 2 है जी। CBT 1 क्वालिफाई हो गए तो CBT 2 जी, उसमें क्वालिफाई होने के बाद टाइपिंग टेस्ट है। ये टाइपिंग टेस्ट के लिए देखिए, आपके पास टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होने से सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं जी। आपको सिर्फ टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होना है, और वहाँ पे है आपको कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता, जहाँ पे 1 मिनट में जी। 30 वर्ड्स टाइप करना है। अच्छा, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स जी हाँ, आपको टाइप करना है 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स। यानी 2 सेकंड में एक वर्ड। आप अगर जरा कोशिश करें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लिए, मैं समझता हूँ एक उंगली से आप ये काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई ज्यादा इसके लिए मेहनत नहीं है। मेरा छोटा मशवरा है, जी। आजकल तो घरों में सबके पास तकरीबन मोबाइल फोन से और ये सिस्टम्स है घरों में। घर पे सिस्टम है, कीबोर्ड है, प्रैक्टिस करो। आप 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट में उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और उसका है 1:8 है उसको क्वालिफाई होना। आप बहुत आराम से कर सकते हैं, और इसमें जो गुंजाइश दिए गए हैं उसमें यह है कि आप पहले से क्वालिफाई होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप तैयारी कर लीजिए, एग्जाम में अपीयर हो, और वहां पे अगर क्वालिफाई हुआ तो आप वो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। CBT 1 CBT 2 और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट, बस इतना ही है उनके लिए। और इस सवाल को मैं जरा आगे बढ़ाते हुए चलो, एक अहम बात इसमें यह है, CBT 1 में जो सिलेबस दिया गया 3 सब्जेक्ट्स ही है, 3 ही है सिर्फ जी। मैथमेटिक्स एक है जी, जनरल अवेयरनेस है, जनरल रीजनिंग एक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलिए, रीजनिंग बोलिए, ये 3 ही है। ये तीनों में आपको CBT 1 में भी यही है, CBT 2 में भी यही है, नोटिफिकेशन 5/24 में भी यही है, नोटिफिकेशन 6/24 में भी यही है। यानी तैयारी एक ही है और जिम्मेदारी तीनों की। बस 4 लिख सकते हैं आप। CBT 1 और 2 पहला नोटिफिकेशन का भी वही सेम सिलेबस है, सेकंड नोटिफिकेशन का सिलेबस भी सेम है। एक बार आप किसी एक के लिए तैयारी कर लिए, पूरे एग्जाम्स आप आराम से लिख सकते हैं। सिर्फ ये कोशिश एक ही है कि आप सिंसियर मेहनत करना। अगर आपको जॉब होना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको सिर्फ मेहनत करना है और आप ज़रूर क्वालिफाई होते, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। सर, आप मुख्तलिफ हवालों से ही बताया कि तैयारी भी ज़रूरी है। यहाँ पे जो छोटी सी हरकत भी जो है बरकत में बदल जाती है। ज़रूर। तो ये बताइए कि सिलेबस को हम कैसे ले सकते हैं? कोई कोचिंग बुक है या टेक्स्ट बुक्स है या प्रीवियस कुछ पैटर्न्स है? देखिए, आजकल के बच्चों के पास इतनी सहूलतें हैं जी, जो हमारे ज़माने में नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। जैसे कि मोबाइल की बात है, PDF फाइल्स की बात है। अगर हमको कुछ होना है तो दूर दूर मुकाम पे जाते थे। मैं बिलोंग करता हूँ हाई सेकेंडरी से, मैं कोठी को आता था किताबें खरीदने के लिए, और कहीं मिलना मुश्किल था हमारे को। आजकल आपके सेल फोन में हर चीज़ अवेलेबल है जी। आप इसकी तैयारी ऑफलाइन कर सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके, कई कोचिंग सेंटर से। अगर नहीं, आप ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं जी। आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, लेकिन आपकी तैयारी कम से कम रोज 8 घंटे की रहना, कम से कम है ये। 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए निकालिए, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस के लिए निकाले, और 2 घंटे रीजनिंग के लिए निकाले। ये 6 घंटे हो गए, और 2 घंटे आप रिवीजन के लिए रखिए। जब तक आप इतना आप प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे, तो ज़रा आपके लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए मुश्किल होंगी। और आप अगर ये 3 महीने, सिर्फ 3 महीने आप अगर ऐसे मेहनत करेंगे, बाकी 30 साल आप बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सिक्योर्ड जॉब है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप चांस मत लीजिए, ये मत सोचिए कि हो सकता है अब मैं आगे देखूंगा, बाद में कोशिश करूंगा, ये नहीं है। अब ऐसे नॉन टेक्निकल पोस्ट बहुत कम आते, चूंकि अब इस मरतबा बहुत अच्छे पोस्ट निकले हैं। आप लोग इसके लिए ट्राई ज़रूर कीजिए।
नाज़रीन, बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि चांस भी है और चेंज भी होना है। अगर आप चेंज होंगे तो फिर चांस का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और सेंट्रल लेवल पे भी जो है आप जॉब करके पूरा इंडिया घूम सकते हैं। 1975 की एक फ़िल्म आई है जिसका नाम था दोस्त, उसमें एक गाना था, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है। जी जी हाँ, बिल्कुल सही बोले मोहन साहब। देखिए, अक्सर बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। हाँ। मैं आपको ज़रा उस तरफ लेके जाता हूँ। आप ये मत समझो कि आप एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। पहले आप ये अपने जहन से, अपने दिल से बात को निकाल दो। अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ से कम नहीं रखा। अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजा है। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। आप इंटर पास कर लिए 55% से, मिसाल के तौर पे ये नोटिफिकेशन के लिए। आप इंटर के बाद डिग्री भी पास कर लिए। भाई, जब आप इंटर पास कर सकते, डिग्री पास कर सकते, तो आज आपके पास कुछ तो सलाहियत होंगी। जी हाँ। आप यूं ही पास नहीं हुए क्या? आप अगर आपके आंसर शीट में सिर्फ नंबर, हॉल टिकट नंबर, नाम लिख दिए तो क्या ऐसे पास हो गया? बिल्कुल नहीं। आप कुछ ना कुछ लिखे, आप काबिल है, इसीलिए आप पास हुए। आपको सर्टिफिकेट दी गई, यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिली, बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिली। ये मत समझो कि आप काबिल नहीं है, लेकिन ये है कि आपके पास खुद एतमादी नहीं है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, बच्चे फेल होते, इसकी वजह ये नहीं है कि उनके पास काबिलियत नहीं है, बल्कि नहीं, इसकी वजह ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि नहीं, इनके पास डिजायर नहीं है। आपको कुछ बनने की ख्वाहिश नहीं है, इसीलिए फेल होते। आपके पास डेडिकेशन नहीं है, इसीलिए आपके पास आप लोग फेल होते। आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, हो सकता है वो भी एक रीजन है जिससे आप फेल हो सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अगर अपने कंट्रोल में रख ले कि भाई आपका एक गोल होना कि मेरी तालीम हो गई, अब मुझे कुछ करना है। आपके माँ बाप की जो जिम्मेदारी थी वो तो पूरी कर लिए वो, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े रहो। अच्छा मौका है, आप पढ़े लिखे हैं, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ ये है कि आप एक गोल रख लो कि आपको क्या बनना है ज़िंदगी में। अब उस गोल के लिए प्लान करो, और उस प्लान जो बना लेंगे आप, उसको जो है सो कंटिन्यूअस जो है सो उसको प्लान को फोकस करते रहना कि भाई मेरा जो प्लान है मैं उसको फोकस करते हुए किस तरह से मैं उसको एग्जीक्यूट करूं। उसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है। ठीक है, चंद 2-4 नाकामयाबी होते होंगे, वो तो भाई हर जगह ऐसा नहीं है कि हम जहां भी जाएंगे तो कामयाब होंगे। खुद मैं मेरी जिंदगी में मैं 6 आरआरबी के एग्जाम लिखा हूं, उसमें से 4 क्वालिफाई हुआ, 2 में सेलेक्ट हुआ। अच्छा। भाई होता, देखिए अगर मैं ये सोचता कि भाई मैं फेल होगा भी पास नहीं होता बोले तो शायद मुझे कभी नौकरी नहीं मिलती थी। तो उस अगर नाकामयाबी कहीं हुई तो उससे हमको सीखना है कि हम कहाँ पे वीक है, सुने नहीं, और उसके बाद में आप जहां पर भी जो सा वीक है उस चीज पे जरा ज्यादा कंसंट्रेट करके। अब जो मैं सिलेबस जो बताया था मैं आपको तो एक बार दोहरा दूं वो। जी बिल्कुल। मैथमेटिक्स में आप अगर गौर से आप ये नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़िए। उससे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स करीब 16 से 18 है, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो। मैं छोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, वो आप देख लीजिए। वो 15 से 18 के बीच में ही है, और उसके मार्क्स है सिर्फ 30, वो पेपर के मार्क्स। अगर आप लोग ये टॉपिक्स ये कब पढ़े, आप लोग 8th 9th 10th में पढ़े सो टॉपिक्स है, ये कोई बीएससी के टॉपिक्स नहीं होते। आप 8th 9th 10th में ऑलरेडी पढ़े सो है। इसके लिए थोड़ी मेहनत होना है, जनरल अवेयरनेस, उसके लिए थोड़ी मेहनत होना है। और जो 40% जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैं आपको बता रहा हूँ CBT 1 में जो 40% है वो टोटल मिला के है, तीनों सब्जेक्ट्स के, वो किसी एक पेपर का नहीं है वो। आप एक पेपर में 5 लाओ, दूसरे पेपर में 25-25 ला लो, पास हो जाते आप। ऐसा नहीं है कि आप में हर एक में लगाना, वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है इसके अंदर। तो आप टोटल अगर 40% भी ला लिए तो आप एक क्वालिफाई कर लेते हैं आप। अगर अब उसमें वहां पे अब डिपेंड करता है कि भाई कितने बच्चे क्वालिफाई करें, 1:15 है, वो तो मैं आपको बता दिया। तो आपकी तैयारी ऐसे रहना कि भाई तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से आप टाइम बना लेके, एक उसका टाइम टेबल बना के उसकी तैयारी कीजिए। पास होने में कोई दुश्वारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। देखिए एक मेरे साहब इसमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बोल के एक है, हम उमूमन ये टेक्निकल जो कोर्सेस है उसमें सुनते हैं। प्रोडक्शन का मतलब तो हमको मालूम ही है, ज्यादा पैदावार। आप ज्यादा पैदावार कैसा करेंगे भाई, आप ज्यादा इनपुट डालेंगे, मटेरियल ज्यादा लगाएंगे, मैन पावर ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा शिफ्टों में काम करेंगे तो आउटपुट ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन प्रोडक्टिविटी जो साथ ही साथ जो बोलते हैं ना, वो प्रोडक्टिविटी बहुत अहम है जी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि छोटे इसमें बता दूं मैं आपको कि भाई आपके पास हर चीज उतनी ही रहना, लेकिन आपका आउटपुट बढ़ना। अच्छा। मैन पावर उतना ही रहना, टाइम उतना ही रहना, जी। पैसा जो लग रहा उतना ही रहना, लेकिन आपका आउटपुट बनना। इसका मतलब क्या है? वेस्टेजेस को कम करना है। अच्छा। आप वेस्टेजेस कम करो, जाहिर है आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको यही करना है कि आपके पास अल्लाह ताला हर एक को 24 घंटे रोज अपने अकाउंट में डाल दे रहा है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं है। अब वो 24 घंटे हम कैसे इस्तेमाल करते, वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बराबर ही है। आप देखिए, आप एक बुरा मत मानो, इस चीज को सीरियस से सोचे। एक दिन, जिस दिन आप रात में अपने दिन के सारे मसरूफियात के बाद जब आप रात में जो आराम करने बिस्तर पे लेटे, थोड़ा सोच के देखो कि आप दिन में क्या किए, जितना टाइम था आपको वो टाइम आप कहाँ पे लगाए, आप अपने फ्यूचर के लिए कितना टाइम उस दिन लगाए, आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों के लिए कितना किए, ये आपका फ्यूचर है। ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए सोचिए। उसके साथ ये भी सोचिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कितना टाइम लगाए, बाहर घूमने के लिए कितना गए, और कहाँ कहाँ आप गपशप मारते हुए ठहरे थे। बुरा मत मानो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जी हाँ। इन चीज़ों को आप खाली एक ही दिन सोचिए आप, तो जब आपको मालूम होगा कि आप अपने लिए कितना वक्त लगा रहे हैं जो काम आ सकता, जो प्रोडक्टिव हो सकता, और बाकी जगहों पे जहाँ पे अनप्रोडक्टिव काम हो रहा आप उसमें कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को ज़रा गौर से सोचिए, और जितना हो सके आप वक्त इस अपने कैरियर की तरफ लगाइए, आगे कुछ बढ़ने के लिए सोचिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, इसके लिए आप सीरियस सोचिए। हो सकता है आप अगर इंटरेस्टेड है तो कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए, अगर कोचिंग सेंटर नहीं हो सकता आपसे तो भाई ऑनलाइन लीजिए। अगर आप ऑलरेडी एंगेज है, आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, तो भाई आप ऐसा एडजस्ट कर लिए कि भाई आपका काम भी चलते रहे और ये भी चलते। जी। तो ये थे हमारे उस्मान साहब, जो स्टेशन मास्टर थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं रेलवे डिपार्टमेंट से। उन्होंने मुख्तलिफ ज़ुमरे में बताया कि जॉब कैसी है, जॉब की फैसिलिटीज़ क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की बात की। सर, आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि इस पोस्ट के तहत आप अप्लाई कैसा करना है और क्या मशवरे हैं आपके? देखिए, अभी तो लास्ट डेट जिसके दोनों के अलग अलग है। ये नोटिफिकेशन, ये फर्स्ट नोटिफिकेशन 5/2024 का है 13 तारीख, और 2/20/2024 का है 20 तारीख आखिरी है, यानी अक्टूबर के। इसको पहले आप अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो कीजिए। अगर ओबीसी में आप आते तो उसका भी जो है सो आप पूरा फ़ायदा उठाइए। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते तो वो भी कीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मी सेवा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कीजिए। बहुत आसान है, लेकिन ज़रा उसके लिए कोशिश तो करना ही पड़ता, मेहनत करना ही पड़ता। अगर आप वो ले लिए तो आप 10% के अंदर आते हैं, आप 10% जो रिजर्वेशन है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद मैं जैसे बताया था कि भाई आप कोई एक आरआरबी सेलेक्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने पोस्ट है उसको आप प्रेफरेंस के हिसाब से दीजिए। आप पहला कौन सा पोस्ट चाहते हैं, दूसरा कौन सा चाहते हैं, तीसरा और चौथा। क्योंकि वहां पे आप ये मत सोचो कि भाई ये काम मेरे से नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता बोल के इसको स्किप मत करो। पूरे जितने 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट डाल दो आप। आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में नंबर नहीं लगा तो शायद सेकंड में लग जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में नहीं तो फोर्थ में लग जाएगा। तो वहां पे आप किसी चीज का रिस्क मत लो, सारे पूरे पोस्टों को अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे लो, उसको अपने सहूलत से अपने हिसाब से दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो ये मेडिकल का एग्जामिनेशन वगैरह तो वो आप क्वालिफाई होने के बाद होता है, और उसका इससे पहले आप अपने पूरे सर्टिफिकेट जो भी आप अटैच कर रहे हैं, पूरे ओरिजिनल्स आप अपने पास तैयार रखना चाहिए। जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप लगा रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, वो सारे पूरे सर्टिफिकेटें आप महफूज रखना चाहिए। तो नाज़रीन, बड़ा अच्छा मौका भी है, तरीक़ा भी है, और पूरा जो है हिंदुस्तान फिरने का एक नया अनोखा सफ़र भी हो सकता है आपका। अगर आप कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस तरह के मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं, तो आपकी
ज़िंदगी बदल सकती है और अच्छे रोज़गार से भी आप जुड़ सकते हैं और दूसरों को भी तरगीब दे सकते हैं कि छोटी उम्र में भी बड़े कारनामे होते हैं। कोशिश करने से इंसान कामयाब हो जाता है, हार मानने से कोई कामयाब नहीं होता। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर मोहम्मद उस्मान साहब को इजाज़त दें। फिर अगले मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, उसमें आपके लिए क्या मशवरे है, क्या जॉब है, किस तरह के जो है जॉब्स निकल आते हैं सेंट्रल लेवल पर, उस पर हम बात करेंगे रेलवे डिपार्टमेंट। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर और उस्मान साहब को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।